तो बच्चे लोग अब आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। क्लास 10th तक तो ऐसा होता था कि मिसलेनियस एक्सरसाइज दिखाई देती थी और आप उसे इग्नोर मारते थे, ये जरूरत नहीं है, चलता है। लेकिन अब से आपको ऐसा नहीं करना है। क्लास 11 से आपको मिसलेनियस के हर एक क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो बढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन अनदर। यहां पर आपको चेक करना है कि कौन एक दूसरे के सबसेट है। तो सबसे पहला ये जो ए है, ए बता रखा है x is such that x is real number, x satisfy x square minus 8x plus 12। एक काम करते हैं, इसको इधर से सॉल्व कर लेते हैं, x square minus 8x plus 12। तो इसको स्प्लिट करेंगे सच दैट इसका मल्टीपल 12 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है 12। अच्छा जी, तो आपको याद होगा 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, है ना। तो 3 2 6 एंड 2 8, तो मतलब कि 6 एंड 2x, ये ऐसे बन रहा है। देखो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, राइट ना। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हो। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6। यहां से 2 कॉमन निकालो, आई मीन -2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस x माइनस 6। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है, इसका मतलब एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 6 का और एक बनेगा x माइनस 2 का। दैट मीन्स यहां से निकल के आता है x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 0। ये देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, तो जब ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो एक x की वैल्यू 6 निकलेगी और एक 2 निकलेगी। तो a यहां पर क्या है 2,6। उसी तरीके से b यहां पर क्या है, b है 2 4 6। c क्या है, c है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। एंड d यहां पर क्या है, d यहां पर है 6, ठीक है। तो अब यहां पर बोल रखा है कौन किसका सबसेट है, बताइए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सबसे छोटा भाई कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो अगर आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे सबसे छोटा भाई है d, तो इसका मतलब ये जो छोटा भाई है d, ये सबका छोटा भाई है, तो इसका मतलब d a का सबसेट है। d से बड़ा कौन है, a, d a का सबसेट है। अगर d a का छोटा भाई है तो इसका मतलब d b का भी छोटा भाई है, d c का भी है, d c का भी है, करेक्ट। तो ये d का चक्कर हो गया। अब दूसरा छोटे भाई से थोड़ा बड़ा भाई कौन है, a है। अब a की बात करते हैं, a किसका छोटा भाई है, b का। a से बड़ा कौन है, b का, तो a इज द सबसेट ऑफ b। सिमिलरली a c का भी तो सबसेट होगा, a c का सबसेट होगा, है ना। अगर ऑर्डर वाइज देखो तो सबसे छोटा यहां पर d है, d से बड़ा a है, a से बड़ा b है और b से बड़ा c है। तो d इन सबका छोटा भाई है, a इन दोनों का छोटा भाई है, b इसका छोटा भाई होगा, करेक्ट ना। तो a के लिए क्या आएगा, a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ c। अब b की बारी है, तो b किसका छोटा भाई है, तो b c का छोटा भाई है, b इज द सबसेट ऑफ c, करेक्ट। और c किसका छोटा भाई है, किसी का छोटा भाई नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा, d इज द सबसेट ऑफ a, d इज द सबसेट ऑफ b, d इज द सबसेट ऑफ c, a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ c, b इज द सबसेट ऑफ c। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आंसर्स। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ, a इज द सबसेट ऑफ b, बिल्कुल। a इज द सबसेट ऑफ c, हाँ जी। b इज द सबसेट ऑफ c, बिल्कुल है। d इज द सबसेट ऑफ a है, d इज द सबसेट ऑफ b, d इज द सबसेट ऑफ c, करेक्ट ना। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। अगर सच है तो प्रूव कीजिए और अगर गलत है तो इसका एग्जांपल से बताइए। पहला x बिलोंग्स टू a, पहले स्टेटमेंट को देखिए, x बिलोंग्स टू a, तो ये लिख रखा है कि x a को बिलोंग करता है। इसका मतलब x एक एलिमेंट है एंड a क्या है, एक सेट, ठीक है जी। फिर बोल रखा है a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, x a को बिलोंग करता है और a b को बिलोंग करता है। तो क्योंकि यहां पर बिलोंग का साइन आ गया तो यहां पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एलिमेंट। अरे पहला स्टेटमेंट कहता है कि a सेट है, अगला स्टेटमेंट बोलता है a एलिमेंट है, तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया।
ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बिलोंग के लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट होता है और राइट साइड वाला क्या होता है, सेट होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए एक सेट है और तुरंत यहां पर ये बोलता है कि ए एक एलिमेंट है। हाँ, एक बात जरूर है बच्चे लोग कि अगर बिलोंग्स का साइन लगा हुआ है और आपको मालूम है लेफ्ट साइड में सेट है, तो राइट साइड में पक्का पावर सेट रहा होगा। ठीक है, पावर सेट रहा होगा, क्योंकि पावर सेट सेट का कलेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि मान लेते हैं कि एक है यहां पर सेट, लेट्स से एक सेट है ए के अंदर आता है 1,2, तो इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, तो जरा ध्यान से समझिए, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, 1, 2, 1, 2 एंड 5, करेक्ट ना। तो सेट ए का जब आप पावर सेट बनाओगे तो ये बनेगा। अब यहां पर देखिए, ये जो 1 है ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, और 5 भी एक सेट होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में सेट है और बिलोंग्स का साइन है तो पक्का राइट साइड में पावर सेट होगा, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं, पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं। तो अगर राइट साइड में पावर सेट है तभी ये बोला जा सकता है कि लेफ्ट साइड वाला सेट है। अदरवाइज अगर राइट साइड में सेट है तो लेफ्ट साइड में पक्का एलिमेंट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये वैसे ही फॉल्स हो गया, क्योंकि राइट साइड में पावर सेट तो है नहीं, तो बिलोंग्स में लेफ्ट साइड में जो चीज है वो एलिमेंट ही होगी फिर, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया यहां पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब यहां पर भी मुझे लगभग सेम ही गड़बड़ लग रही है, क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब बी एक सेट है और ए भी अपने आप में एक सेट है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला सबसेट भी सेट ही होते हैं लेकिन सेट से छोटे होते हैं, सबसेट भी सेट होते हैं लेकिन वो सेट से छोटे होते हैं। बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी। अब सी यहां पर सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और बी यहां पर फिर एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये कहता है कि बी एक सेट है, फिर यहां पर बी एक एलिमेंट हो जाता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स। ठीक है, ओके। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है A is the subset of B, B is the subset of C। अच्छा बच्चे लोग, क्या हम ये सेट सबसेट को वेन डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं? जरा समझिए, मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं। ये है यहां पर सेट A, दिस इज द सेट A। अगर मुझे दिखाना हो ये सेट B का सबसेट है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एक और इसके बाहर सर्कल बना देता हूं, दिस सर्कल इज B। तो अगर ये ऐसा बना हुआ है इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। अब आप एक चीज सोचिए, सपोज ये है 0.12 और यहां पर मैंने लिखा 3 एंड यहां पर मैं लिखता हूं 4। अगर कोई आपको बोले A के एलिमेंट्स बताओ, तो A के एलिमेंट A के अंदर कौन आ रहा है, 1,2, और B के एलिमेंट बताओ, तो B के अंदर कौन आ रहा है, B के अंदर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, करेक्ट ना। इसलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B। ये जो पॉइंट है 1, 2 ये A के पास है, और B की अगर मैं बात करूं तो B के पास 1, 2 तो है ही, 3, 4 भी है, इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। तो कभी भी अगर आपको सबसेट दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, पहले एक सेट बनाइए, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बनाइए। वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो पहले एक सेट बनाइए, उसके अंदर छोटा सबसेट बना दीजिए, तो जो एलिमेंट सबसेट के पास होंगे वो सेट के पास होंगे। तो एक और डायग्राम जैसे समझिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पर बनाया ये A है, फिर मैंने बनाया ये B, फिर मैंने बनाया ये C। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए जो पॉइंट A के पास होंगे वो B के भी पास होंगे, इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। और यहां पर अगेन B इज द सबसेट ऑफ C, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ C, है ना। इस केस में देखिए A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, इसका मतलब A C का सबसेट है, राइट ना। अब यहां पे तीसरा स्टेटमेंट देखिए, A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। सही बात है, जो पॉइंट A के पास है वो B के पास है, जो पॉइंट B के पास है वो C के पास है, इसका मतलब जो पॉइंट A के पास होंगे वो C के पास तो होंगे ही ना, करेक्ट। इसीलिए ये जो नंबर 3 है ये ट्रू है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? एग्जांपल से कैसे शो कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, A के पास 1, 2 है, B के पास 1, 2, 3, 4 है, एक और पॉइंट मार्क कर दो यहां पर, जैसे C कर दो, तो C के लिए एक और सर्कल बना दो और C के 5, 6 कर दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिखाओ A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। एग्जांपल ही बोला है ना, यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए यही बताया गया ना, बस तो एग्जांपल लेके आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, बढ़े आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ए सी का सबसेट नहीं है। क्या यह बात सही है? ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। चलो इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए बी का सबसेट नहीं है, अलग अलग है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। ये जो बी है ये सी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ए सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। ये वाला डायग्राम तो बोलता है कि हाँ भाई बात सही है, पर क्या आपके पास ऐसा कोई और डायग्राम है जो इस चीज को गलत प्रूफ करता हो? याद रखो, जब ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो आपको उल्टा करना है। कोई बोलता है कि पता करो ये पॉइंट फॉल्स है क्या, तो आपको उसको ट्रू प्रूव करके दिखाना है, और अगर बोलेगा प्रूव करो ये ट्रू है तो आपको फॉल्स करके दिखाना है। इसी तरीके से अप्रोच की जाएगी। तो फिलहाल ये वाला डायग्राम तो बोलता है कि हाँ ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो इसका मतलब ए सी का नहीं है। पर क्या कोई और डायग्राम है जो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके? तो ऐसा सोच के चलते हैं, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ये बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, ये जो बी है ये सी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। पर यहां पर ए सी का सबसेट तो है ना, देख रहे हो, ए और बी अलग अलग है, ए बी का सबसेट नहीं है, दिख रहा है। सिमिलरली बी सी का सबसेट नहीं है, बी अलग है और सी अलग है, बट ए सी का सबसेट तो है ना, यहां पर है ना। तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया आपको गलत साबित करने का, तो गलत हो गया। तो ए सी का सबसेट यहां पर है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला मिटा दूं, ये सी वाला, ये पांचवा वाला पॉइंट, x बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी, x a को बिलोंग करता है। इसका मतलब x यहां पर क्या है? एलिमेंट। a क्या है? सेट। x बिलोंग्स टू a, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। अच्छा ठीक है, वेन डायग्राम से बताते हैं। x a को बिलोंग करता है, ये जो x है ये a है, ठीक है, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x a को बिलोंग करता है, a b का सबसेट नहीं है। देन x बिलोंग्स टू b, भाई x a को बिलोंग कर रहा है बट x b का सबसेट नहीं है, सॉरी a b का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या x b को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इधर ही प्रूव हो गया, हमको दूसरा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इधर ही फॉल्स प्रूव हो गया ये, क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा है पर a b का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब x b में कहां से आ गया फिर? सो दिस इज फॉल्स। क्लियर? इफ a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है, वेन डायग्राम, a b का सबसेट है, दिस इज a एंड दिस इज b, a is the subset of b, x do not belongs to b, x do not belong to b, then x do not belong to a। मानी बात है कि अगर x b को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब x पक्का यहां कहीं बाहर रहा होगा। अगर x b को बिलोंग नहीं करता तो x कहीं बाहर होगा, तो x अगर b को बिलोंग नहीं करता तो x a को बिलोंग कैसे कर सकता है? सही बात है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अरे जो चीज बड़े भाई को ना पता हो छोटे भाई को कहां से पता होगी? बड़ा भाई बड़ा है, एक्टिव है, वो उसे ज्यादा नॉलेज है, उसको ज्यादा समझ है, तो जो चीज बड़े भाई को नहीं पता है घर में वो छोटे भाई को कहां से पता होगी? हाँ, अब यहाँ पे इमोशनल एंगल मत घुमा देना कि छोटा भाई है तो मम्मी ने बता दिया होगा लाड प्यार से, वो वैसा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट ना? ये हो गया। ऑलराइट, पढ़ते हैं आगे। So this is your next question. Let A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C. Now, अब ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को
करने के लिए लॉजिक की जरूरत तो है ही, लेकिन मेमोरी की भी जरूरत है। मेमोरी मतलब आपको पहले ही पता रहना चाहिए कि इन क्वेश्चंस के साथ करना क्या होता है। ओके, तो अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इनको तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगली बार जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इनके साथ हम लोग को क्या करना है। ऑलराइट, तो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन, मतलब 3 पे, ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, तो डायरेक्टली मैं अभी आपको थर्ड नहीं करा रहा हूं, पहले मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा देता हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके मिसलेनियस का नहीं है, ये जस्ट आपका इन टाइप के क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए है। ठीक है ना, तो अब जैसे क्वेश्चन है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इफ A union B is equal to A intersection B, then prove that A is equal to B। तो कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले तो आप ये समझिए, कभी भी अगर सेट चैप्टर के अंदर कोई आपसे बोलता है कि प्रूफ करो A is equal to B, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये प्रूफ करेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, एंड सेकंड अटेम्प्ट में आप ये प्रूफ करेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। बाद में आप बोलेंगे बाय 1 and 2 A इज इक्वल टू B। पहला स्टेटमेंट ये है कि A B का छोटा भाई है, दूसरा स्टेटमेंट है B A का छोटा भाई है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोनों बराबर है, मतलब यह है कि दोनों बराबर है। देखिए, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है, अगर आप अभी पूछो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जवाब आपको वही मिलेगा, ये बड़ा और एक छोटा है। 10 मिनट बाद आप फिर पूछो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बड़ा और ये छोटा है, राइट। लेकिन अगर कोई ट्विंस रहेंगे, ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस है, इक्वल है, वो उनकी उम्र इक्वल है, अगर कभी आप उनके पेरेंट्स से पूछे तो बोलेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, थोड़ी देर बाद ये बड़ा है और ये छोटा है। अरे मतलब क्या है इसका? मतलब है कि पक्का दोनों बराबर है, इसलिए सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बराबर वाली चीजों में यही होता है, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो याद रखिए, सेट में भी आपको यही करना है कि अगर बोला है प्रूफ करने के लिए A इक्वल टू B, तो एक बार प्रूफ कीजिए A इज सबसेट ऑफ B और दूसरा B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब A और B बराबर हैं। क्लियर? ओके, तो अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है अप्रोच, समझिए। आपको बोल रखा है कि A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B बराबर है, तो शुरुआत हम करेंगे लेट से, एक एजम्पशन लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A। मान लेते हैं x एक एलिमेंट है जो A के पास है, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट x जो A के पास है, पक्का वो A यूनियन B के पास भी होगा। यूनियन मतलब क्या होता है? देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? और, एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड, ठीक है। दो फ्रेंड है P Q, बात हो रही है फुटबॉल की। अगर कोई बोले कि इन दोनों के पास फुटबॉल है, सपोज कोई यूनियन डाले P यूनियन Q के पास फुटबॉल है, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि आइदर P के पास है और आइदर Q के पास है, ये उसका मतलब है। दोनों में से किसी एक के पास है। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे पास एक फुटबॉल है, अब हो सकता है मेरे पास हो सकता है उसके पास हो सकता है उसके पास हो, हमारे पास मिलजुल के एक फुटबॉल है, वो किसी की भी हो सकती है। तो जब भी कोई यूनियन बोलता है, या तो इसके पास हो सकती है या तो इसके पास हो सकती है, इसीलिए यूनियन का मतलब क्या होता है? और, आइदर P और Q, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज कोई बोलता है P इंटरसेक्शन Q इज फुटबॉल, इसका मतलब यह हो गया कि P के पास भी है एंड Q के पास भी है। क्या है? P के पास भी है एंड Q के पास भी है। मेरे पास भी एक फुटबॉल है, उसके पास भी एक फुटबॉल है। और इंटरसेक्शन का एक और मीनिंग हुआ करता था, कॉमन। आपको याद होगा, इंटरसेक्शन का एक और मतलब होता था कॉमन। तो अगर कोई बोलता है P इंटरसेक्शन Q, इसका मतलब P और Q के पास वो चीज कॉमन है, वो P के पास भी और वो Q के पास भी है। कॉमन कब होता है? जब इसके पास भी और इसके पास भी हो, समझ गए? तो अगर कोई बोले कि एक एलिमेंट A के पास है, तो इसका मतलब A यूनियन B के पास भी वो रहेगा। मैं हूं और मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मेरे पास फुटबॉल है ना, मेरे पास फुटबॉल है। अब मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा तो हमारे पास एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो कि पहले मेरे पास थी, अब क्योंकि हम सब मिलके खेल रहे हैं इसलिए वो फुटबॉल अब हमारे पास है। इसलिए अगर x बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन B, करेक्ट। अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका मतलब क्या? यहां पर x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, रीजन क्या है? रीजन दिया हुआ है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, रीजन दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर वो फुटबॉल ए इंटरसेक्शन बी के पास है, मतलब ए एंड बी में कॉमन है, इसका मतलब वो फुटबॉल बी के पास भी होगी, इसका मतलब वो फुटबॉल क्या होगी, बी के पास भी होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन है, वो ए के पास भी है, बी के पास भी है। शुरुआत तो ऐसे हुई कि ए के पास फुटबॉल है, अगर ए के पास फुटबॉल है तो ए यूनियन बी के पास भी होगी। ए यूनियन बी क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो इसका मतलब फुटबॉल ए के और बी के पास, दोनों के पास है, इसका मतलब वो बी के पास भी है। इससे यह पता चलता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो एलिमेंट ए के पास है वो एलिमेंट बी के पास भी है, जो एलिमेंट ए के पास है वो एलिमेंट बी के पास भी है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। दिस इज माय कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली एक और काम करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b। अब b से शुरू करते हैं, ये हमने क्या शुरू किया था, a से शुरू किया था, अगेन सेम चीज, सेम टू सेम, y बिलोंग्स टू b। अगर y b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब y a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, a यूनियन b को, ये देखो a यूनियन b को बिलोंग करेगा। अगर y a यूनियन b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोल रखा है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। समझ गए? इसका मतलब y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब b इज द सबसेट ऑफ a। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। जो एलिमेंट y b के पास है वही एलिमेंट a के पास भी है, इसका मतलब b इज द सबसेट ऑफ a। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं बाय 1 एंड 2, इन दोनों से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि a इज द सबसेट ऑफ b, b इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब बाय 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो इसी वे में आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार देख लीजिए शुरुआत कैसे करी, x एक एलिमेंट था जो a में था, तो इसका मतलब a यूनियन b में भी रहा होगा। अब a यूनियन b में है तो a इंटरसेक्शन b में भी रहा होगा, क्योंकि सामने वाले ने ये दे रखा है आपको स्टेटमेंट ये वाला। तो अगर a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब वो b में भी होगा। तो जो a के पास है वही अगर b के पास है, इसका मतलब a b का सबसेट है। सिमिलरली एक एलिमेंट है y, वो b में है, तो अगर b में है तो a यूनियन b में भी होगा, अगर a यूनियन b में है तो a इंटरसेक्शन b में भी होगा, इसका मतलब वो a में भी होगा, इसका मतलब b इज द सबसेट ऑफ a। सो बाय 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b। क्लियर है? यस। तो एक बार देख लीजिए इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देख लिया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट। क्वेश्चन लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट such that A union B is equal to A union C okay, and A intersection B is equal to A intersection C correct. Show that B is equal to C. Show that B is equal to C. show that B is equal to C. ये आपके सामने एक सवाल दे रखा है। A, B and C are 3 sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C. और आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर B equal to C बोला है, तो एक बार आपको ये प्रूफ करना होगा कि B is the subset of C और एक बार प्रूफ करना होगा C is the subset of B। ये एक तरीका है, C is the subset of B, ये एक तरीका है प्रूफ करने का, राइट। या कई बार आप ऐसा भी प्रूफ कर सकते हो कि B is equal to something something, मान लेते हैं कि B is equal to X, फिर आपने प्रूफ कर दिया C is also equal to X। ऐसा भी तो प्रूफ हो सकता है, अगर B की वैल्यू X के बराबर है, C की वैल्यू X के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि B is equal to C। इस तरीके से भी तो प्रूफ करते हैं ना। तो आप चाहो तो ये फर्स्ट मेथोडोलॉजी लगा सकते हो, चाहो तो ये सेकंड मेथोडोलॉजी लगा सकते हो। कौन सा लगेगा प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आप एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे, आपको पहले ही पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मन से कुछ भी डाल देगा, नहीं, ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, बस इनको सॉल्व करने का पैटर्न एक बार ध्यान में रख लो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो शुरू करें।
अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट ये दे रखी है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, और दूसरा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहली स्टेटमेंट ले लेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, हम इस वाली स्टेटमेंट को लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C लिया, क्योंकि हमको प्रूव करना है B इज इक्वल टू C। तो एक बार हम इसको B से इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में B से इंटरसेक्ट कराएंगे, B इंटरसेक्ट विद A यूनियन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन विद A यूनियन C, ये हमने करवाया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, B में एंड A यूनियन B में क्या कॉमन होगा, यही मतलब है ना इसका। ये देखिए ये A है और ये B है, A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, ये देखिए दिस इज A यूनियन B, ये A यूनियन B होगा, है ना, ये पूरा का पूरा A यूनियन B होगा। और B यहां पर क्या है, B यहां पर ये है, दिस इज B। तो A यूनियन B एंड B में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, B ही तो कॉमन है। कॉमन क्या है यहां पर, B ही तो कॉमन है। तो लेफ्ट साइड हो गया B इज इक्वल टू, क्या ये B इंटरसेक्शन विद A यूनियन B इंटरसेक्शन विद C, ऐसा बन जाएगा। B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन विद A यूनियन B इंटरसेक्शन विद C। क्लियर, ये बन जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देता हूं, A इंटरसेक्शन विद B यूनियन B इंटरसेक्शन विद C, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। A इंटरसेक्शन विद B, ये देखिए ये किसके बराबर है, ये A इंटरसेक्शन C के बराबर है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन विद C यूनियन B इंटरसेक्शन विद C। करेक्ट, ठीक है, फिलहाल इतने पे रुक जाते हैं। ओके, उसके बाद अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। सेम इसी को ही लूंगा मैं, इस बार मैं इसको C से इंटरसेक्ट कराऊंगा। पिछली बार B से कराया, अब इस बार C से। C इंटरसेक्ट विद A यूनियन B इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन विद A यूनियन C। जैसे पिछली बार मैंने B से करवाया था इस स्टेटमेंट को, अब सेम स्टेटमेंट को मैं C से करवाऊंगा। चलो ऊपर मैं लिख देता हूं A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। अच्छा जी, अब जरा यहां पर देखिए राइट हैंड साइड को, C इंटरसेक्शन विद A यूनियन C, तो A यूनियन C और C में कॉमन क्या होगा, C ही तो होगा। जैसे यहां पर देखिए A B इंटरसेक्शन विद A यूनियन B में कॉमन क्या है, B ही तो है। उसी तरीके से C इंटरसेक्शन विद A यूनियन C में कॉमन क्या होगा, C होगा। अच्छा लेफ्ट साइड क्या बनेगा, C इंटरसेक्शन विद A यूनियन C इंटरसेक्शन विद B। करेक्ट, इसको थोड़ा फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू, आप यहां पे नोटिस कीजिए C यूनियन A को क्या, C इंटरसेक्शन A को क्या मैं A इंटरसेक्शन C लिख सकता हूं, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन विद C लिख सकता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता दोनों का RHS सेम है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2, देखो 1 एंड 2 दोनों का RHS सेम है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि B इज इक्वल टू C, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि B इज इक्वल टू C। क्लियर है, हमने यहां पर A यूनियन B सेलेक्ट किया, ये वाला स्टेटमेंट, और इसी में एक बार B से उसको इंटरसेक्ट कराया, ये कंक्लूजन निकला। फिर एक बार उसी को ही हमने इसी सेम उसको एक बार हमने C से इंटरसेक्ट कराया, तो ये कंक्लूजन निकला। दोनों का RHS सेम है, इस वजह से B इज इक्वल टू C निकल के आया। सवाल है कि सर आपने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? ये इसलिए लिया ताकि ये इस फॉर्म में आए। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से ही कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। यूनियन को लेना है, इंटरसेक्ट वाले को नहीं लेना है। इंटरसेक्ट वाला तो अपने आप बाद में आ गया, इंटरसेक्ट वाला जो हिस्सा है वो तो बाद में अपने आप आ गया, आपको यूनियन वाला लेना है। ठीक है, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो हम आगे सॉल्व कर रहे थे। रुकिए, ये दिस वन, ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3। तो जो फिलहाल मैंने आपको जवाब दिया वो क्वेश्चन नंबर 3 का दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 डन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इसी टाइप के और क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
लेट ए एंड बी आर टू सेट, क्वेश्चन है। अब क्या है कि हमने शुरुआत कर दी इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूरा करके खत्म कर लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन है लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट if A intersection X, if A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi, and A union B is equal to, sorry, A union X is equal to, A union X is equal to B union X for some set X, for some set X, prove that A equal to B, prove that A equal to B. So this is the question. Let A and B are two set. If A intersection X equal to B intersection X equal to phi, and A union X equal to B union X for some set X, prove that A is equal to B. अगेन आपको ऐसा नहीं लगता पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है? फर्क यहां पर इतना है कि यहां पर A इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन X की वैल्यू फाई दे रखी है। पिछले वाले में ये फाई नहीं था, पिछले वाले में जस्ट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C इक्वल थे, बस फाई नहीं दे रखा था, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो क्या हम यहां पर कर सकते हैं? तो क्या क्या किया जाएगा, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट क्या करना था? यूनियन वाले को सेलेक्ट करना था, यूनियन वाली इक्वेशन को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है? A इज इक्वल टू B ना, तो A से इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं। A इंटरसेक्शन विद A यूनियन X इक्वल टू A इंटरसेक्शन विद B यूनियन X, ठीक है। अब A यूनियन X और A में कॉमन क्या है? A ही तो कॉमन है, इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन विद X, करेक्ट। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब A इंटरसेक्शन X की वैल्यू किसके बराबर है? फाई के बराबर है। इसका मतलब A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई, यही हो जाएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन X किसके बराबर है? फाई के बराबर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस A यूनियन X इज इक्वल टू फाई, करेक्ट। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेम A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, तो इस बार B से इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, क्योंकि प्रूफ A इक्वल टू B करना है ना, तो पहले A से किया और फिर B से। तो B इंटरसेक्शन विद A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन विद B यूनियन X। अब मुझे बताइए B एंड B यूनियन X में से कॉमन क्या है? B ही तो है, और ये क्या बनेगा? B इंटरसेक्शन विद A यूनियन B इंटरसेक्शन विद X। इसको लेफ्ट राइट कर देते हैं। B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन B इंटरसेक्शन विद X। सो B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन विद B यूनियन B इंटरसेक्शन X की वैल्यू क्या है? फाई के बराबर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या दोनों का RHS सेम है? यस तो इसका मतलब बाय 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B, बाय 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B। क्लियर? देख लीजिए इसको, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, देख लीजिए। डन? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अच्छा बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है।
11 ये देखिए, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। इसको क्वेश्चन नंबर 11 लिख दीजिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एज्यूम दैट पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। क्वेश्चन है एज्यूम दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ठीक है। शो दैट ए इज इक्वल टू बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है तो प्रूफ कीजिए कि ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहला मेथोडोलॉजी, लेट x बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट a को बिलोंग करता है। तो अगर x a को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ब्रैकेट लगा देंगे तो x क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। तो सेट विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। याद होगा मैंने आपको क्या बोला है, अगर बिलोंग्स का साइन डाला है और लेफ्ट साइड में सेट है तो राइट साइड में पावर सेट ही होना चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स का साइन तब वैलिड है जब लेफ्ट साइड का या तो एलिमेंट हो एंड राइट साइड का सेट हो, या फिर लेफ्ट साइड का सेट है और राइट साइड का पावर सेट है, तब ये बिलोंग्स का साइन वैलिड है। या तो लेफ्ट साइड का एलिमेंट और राइट साइड का सेट हो, या तो लेफ्ट साइड का सेट हो और राइट साइड का पावर सेट हो। पावर सेट से छोटा होता है सेट और उससे छोटा होता है एलिमेंट, एलिमेंट से मिल करके बनता है सेट, सेट से बन करके मिल करके बनता है पावर सेट, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे x को आपने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, इसको सेट बना दिया, बिलोंग्स का साइन डाल दिया और पावर सेट ऑफ a बना दिया। तो अगर x नाम का जो सेट है, सेट तो अब बनाइए कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद, अगर ये पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करता है इसका मतलब पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि सिंस पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x विल बिलोंग्स टू b। तो शुरुआत देखो कैसे हो रही थी, x a को बिलोंग करता है। अगर x a को बिलोंग करता है तो सेट, ये जो x एलिमेंट से जो सेट बना वो पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b सेम है, दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब x b को भी बिलोंग कर रहा होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि a इज द सबसेट ऑफ b। इससे ये पता चलता है, ठीक है। एक और चीज, नेक्स्ट, लेट y बिलोंग्स टू b। मान लेते हैं एक y है जो b को बिलोंग करता है। इसी चीज को कॉपी कर दो, x की जगह y कर दो, ठीक है, और p ऑफ a की जगह p ऑफ b कर दो। इसका मतलब y सेट जो है ये p ऑफ b को बिलोंग करता है। अगर ये p ऑफ b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये p ऑफ a को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b, पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a। तो इससे क्या पता चलता है कि b इज द सबसेट ऑफ a, कि जो चीज पहले b के पास थी वो चीज a के पास भी है। इसका मतलब b इज द सबसेट ऑफ a, और ऊपर वाला क्या बोलता है, a इज द सबसेट ऑफ b। तो क्या देखा आपने, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, है ना, यही दिया। विच इंप्लाइज, तो बोल सकते हैं बाय 1 and 2 we can say a is equal to b, by 1 and 2 we can say that b is equal, a is equal to b। क्लियर? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार जरा देख लें। ये तो 4 हो गया, ये 6, ये देखिए पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कर दिया है, राइट। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, देख लीजिए क्या किया। इजी है ये।
डन हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट A and B, prove that power set of A, prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection with power set of B, power set of A intersection with power set of B। ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। For any two set A and B, prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection with power set of B। इसे थोड़ा ठीक कर देता हूं, power set of A intersection with power set of B। हाँ जी, तो इसे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तरीका वही है कि x belongs to, let x belongs to पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां से शुरू करते हैं, है ना, लेफ्ट साइड से, कि x जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B के। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आ गया और राइट साइड में पावर सेट है, इसका मतलब ये जो x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि, या एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा राइट साइड में लिख देता हूं ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड में भी जगह मिले, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन विद B। यहां से शुरुआत की, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये यहां पर x का रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये पावर सेट है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि x को x से रखने देता हूं और इसको ऐसा बना देता हूं। बिलोंग्स का साइन मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैंने ऐसा डाल दिया। तो क्या मैं यहां पर A इंटरसेक्शन B डाल सकता हूं? देखो, जब तक तो बिलोंग्स का साइन था तो लेफ्ट साइड में सेट चलेगा, पर राइट साइड का पावर सेट होना चाहिए, तो ये ठीक है। बिलोंग्स का साइन हटा के मैंने सबसेट का साइन डाल दिया, तो लेफ्ट साइड वाला तो x का x ही है, सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो अभी भी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? इसमें क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं, ये तो अभी भी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन राइट साइड वाला क्या बन गया? वो भी सेट बन गया, क्योंकि बीच में हमने सबसेट का साइन डाल दिया। तो अब इससे क्या समझ में आता है? x एक सबसेट है किसका? A इंटरसेक्शन B का। x एक सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि x will belongs to power set of A इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ B। यही होगा ना? A इंटरसेक्शन B का मतलब, देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो अगर इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन सेट है x, राइट ना, तो इसका मतलब A के पास भी होगा और B के पास भी होगा। लॉजिकल बात है। इफ x इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। देखो क्या यहां पर ये आ गया? क्या यहां पर आप पहुंच गए? पहुंच गए ना? इसका मतलब क्या है? which implies power set of A intersection B is the subset of power set of A intersection power set of B, power set of B। this is my expression number 1, this is my expression number 1। ऐसे तो करते आए हैं तब से। अब उसके बाद उल्टा सॉल्व करेंगे। let y belongs to, अब राइट साइड की तरफ चलते हैं, y belongs to power set of A इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ B। राइट साइड से करते शुरुआत, ठीक है, सब कुछ सेम है। उल्टा लिखो आप, इसका मतलब y इज द सबसेट ऑफ, एक स्टेप उल्टा, y इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक और स्टेप, इसी को ही लिखो, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इससे क्या पता चलता है? शुरुआत आपने यहां पर की और एंडिंग यहां पर की। इससे यह पता चलता है कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू इस सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ
A इंटरसेक्शन B। दिस इज माय एक्सप्रेशन नंबर 12। आपको ना सिर्फ इतना याद रखना है और ये वाला इसका उल्टा लिख देना है। यहां पर आपने ऊपर से नीचे की तरफ गए थे और यहां पर देखो, यहां से आप ऊपर से नीचे गए थे ना, और इस वाले में देखो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, सारे के सारे सेम स्टेप है, नीचे से ऊपर। बस y बिलोंग्स टू ये डाल दिया आपने इधर पे, फिर इसके ऊपर वाला स्टेप ये, फिर ये वाला है, फिर इसके ऊपर का स्टेप ये वाला है ना। तो ये वाला जो स्टेप है वो ये वाला है, ये वाला स्टेप ये वाला है, और ये वाला स्टेप ये वाला है। करेक्ट। बस बाय 1 एंड 2 बोल सकता हूं, बाय 1 एंड 2 पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ B। समझ गए? देख लो जरा एक बार, देख लो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, पर ठीक है, समझने के लिए एनफ है। डन? समझ में आया? बढ़े आगे? ऑल राइट, तो चलो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने ये सब एक साथ निपटा दिया था। दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। आपको बोल रखा है कि शो करो ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही बात है। कैसे शो करेंगे हम लोग? पहला क्या है, A इज द सबसेट ऑफ B। डायग्राम से समझते हैं। A इज द सबसेट ऑफ B, पहला वाला बोलता है A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है जी। दूसरा वाला बोलता है कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। हाँ जी, एकदम बात सही है। अगर A में से, जैसे देखो, A के एलिमेंट 1 2 पकड़ लो, B के एलिमेंट 3 4 पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो A है, A के एलिमेंट है 1 2, B के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। क्लियर? अब फर्स्ट वाला देखो, A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। सेकंड वाला देखो, A माइनस B इज इक्वल टू 5, मतलब A में से B के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो A के पास जो जो एलिमेंट B के हैं वो माइनस कर दो। तो B के पास 1 है तो A का 1 हटा दो, B के पास 2 है, A का हटा दो, बचा क्या? कुछ भी नहीं, तो बचा 5। तो हो गया ये सेकंड वाला भी, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A छोटा भाई है, B बड़ा भाई है, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से वो सारी चीजें ले ली जो उसके पास भी थी, हट गया, खत्म हो गया, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। छोटे भाई के पास, छोटे भाई के पास एक्स्ट्रा क्या बचा? कुछ भी नहीं। A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब ये देखिए, A और B को जोड़ देंगे, छोटे भाई ने अपना नॉलेज और बड़े भाई ने अपना नॉलेज दोनों को एडअप किया, तो रिजल्ट क्या आया? वही आया जो बड़ा भाई के पास है। जितना पढ़ाई छोटे भाई ने की, उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई बड़े भाई ने की। तो छोटा भाई अगर अपना ज्ञान देने भी जाएगा तो बड़ा भाई क्या बोलेगा? बस पता है मेरे को सब कुछ। तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू B। अब देखिए इसी में ही कर लीजिए आप, A यूनियन B इक्वल टू B इसमें। तो A यूनियन B निकालिए, तो देखिए 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 1 आएगा। B मतलब 2 का 2 आएगा, 3 का 3, 4 का 4। और ये जो चीज है क्या ये B है? तो A यूनियन B इज इक्वल टू B आ गया। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन क्या है? 1 2। तो A और B में कॉमन क्या है? 1 2, और 1 2 क्या A है? यस। तो क्या ये चारों चीजें सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आपको क्या करना है कि एग्जांपल ऐसा दिखा दो कि A 1 2 है, B 1 2 3 4 है, बस अब इन चारों में लगा दो, वो तो हो जाएगा, ये प्रूफ शो हो जाएगा बेसिकली। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है जी, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से काम बड़ा आसान हो जाता है। A इज द सबसेट ऑफ B, ये A है और ये B है। शो दैट इफ A इज द सबसेट ऑफ B, then C minus B is equal to C minus B is a subset of C minus A। A के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, B के एलिमेंट ले लेते हैं 3 4। ठीक है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। अब एक तीसरा सेट बता रखा है कहीं से C, तो C में से आप B माइनस कर दीजिए। अच्छा, C एक काम करते हैं, C ले लेते हैं 2 3 7 9, लेट्स से 2 3 7 9। तो देखो यहां पर A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A है हमारे पास 1 2, B एक सबसेट है 1 2 3 4।
बी एक सेट है 1 2 3 4 एंड सी क्या है 2 3 7 9। अब पहला बोल रखा है आपको सी माइनस बी, तो सी माइनस बी क्या निकल के आएगा, सी में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो बी के पास है, बी के पास 2 है, इसका 2 माइनस कर दो, बी के पास 3 है, इसका 3 माइनस कर दो, बचा क्या 7 9। ठीक है, उसके बाद सी माइनस ए कर दो, सी से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए के पास है, ए के पास है 1, तो 1 तो माइनस हो नहीं सकता, 2 माइनस कर दो तो क्या बचा 3 7 9, तो 3 7 9। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि C माइनस बी इन दोनों को देखे, इस 1 और 2 को देखे, ऐसा नहीं लगता कि C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए, है कि नहीं, क्योंकि C माइनस बी के पास क्या है, तो C माइनस बी के पास है 7 9 एंड C माइनस ए के पास क्या है 3 7 9। तो हो गया ना प्रूफ। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, ये एग्जांपल्स है आपके पास, एग्जांपल में इस तरीके से वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है।